आइए हम लोग समझते हैं कि शेष वित्त से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या होती है। एनएफ आय क्या होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है। शेष वित्त से प्राप्त शुद्ध साधन आय देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय तथा गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित शुद्ध साधन आय का अंतर जो है शेष वित्त से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहलाता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहलाता है। इसको हम लोग जो अच्छी तरह से समझते हैं, आइए हम यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शेष वित्त से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड NFI देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित साधन आय, दोनों का जो अंतर होता है इसी को बोलते हैं NFI। आइए हम एक एक करके समझते हैं, एक एक पार्ट को समझते हैं। देश के निवासी द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय, अब इसमें क्या क्या शामिल होगा। भारतीय नागरिक जो विदेशों में फैले हुए हैं, लगभग लाखों नागरिक जो है लगभग लाखों भारतीय नागरिक विदेशों में हैं। कोई दुबई में है तो कोई कुवैत में है तो कोई इराक में है, कोई अमेरिका में है तो कोई जापान में, तो कोई इटली, कोई ब्रिटेन में। लगभग जो हर साल जो लाखों भारतीय जो है विदेशों में जाते हैं, वहां से जो पैसा कमा के जो भारत को भेजते हैं। तो भारतीय लोगों द्वारा जो है विदेशों में कमाया गया जो धन है, इसी धन को हम लोग कहते हैं प्रेषित आय। क्या बोलते हैं? प्रेषित आय। यानी भारतीयों द्वारा विदेशों से जो है भेजा गया जो धन होता है, इसी को बोलते हैं प्रेषित आय, बोलते हैं रेमिटेंस इनकम बोलते हैं। तो देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित जो साधन आय होता है, उस आय में जो एक हिस्सा होता है प्रेषित आय का है। जब देश के नागरिक जो है, देश के निवासी विदेशों से पैसा कमाकर भारत को बेचते हैं। भारतीय डॉक्टर भी हो सकते हैं, भारतीय इंजीनियर भी हो सकते हैं, भारतीय प्रोफेसर भी हो सकते हैं, भारतीय श्रमिक भी हो सकते हैं, भारतीय मजदूर भी हो सकते हैं, जो विदेशों से अच्छा खासा पैसा कमाकर भारत को भेजते हैं। इसे बोलते हैं प्रेषित आय, रेमिटेंस इनकम। तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रेषित आय, रेमिटेंस इनकम अगर होता है तो भारत का होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाखों भारतीय विदेशों में फैले हुए हैं। सबसे ज्यादा विदेशों में अगर कोई नागरिक है किसी देश के, तो भारतीय हैं। तो प्रेषित आय के रूप में भारत को एक अच्छा खासा जो एक मोटा रकम जो है भारत को मिलता है। इसके अलावा जो है कुछ भारतीय कंपनियां भी हैं जो विदेशों में निवेश करती हैं। जब भारतीय कंपनियां विदेशों में निवेश करती हैं तो उस निवेश से भारतीय कंपनियों को जो लाभ होता है, उस लाभ को भी हम इस अर्जित साधन आय में शामिल करते हैं। यानी देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित जो साधन आय होगी, इसके दो पार्ट हमको देखने को मिलेंगे। एक प्रेषित आय मिलेगी, तो दूसरा निवेश से लाभ। दोनों को मिला देंगे तो इसी को बोलेंगे देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय। अर्जित साधन आय का मतलब एक ऐसी आय जिसके बदले कुछ न कुछ किया जाए, यानी उत्पादन में योगदान दिया जाए। जब हम कोई काम करते हैं और उस काम के बदले जब हमको पारिश्रमिक मिलता है, वेतन मिलता है, पैसा मिलता है, तो इसी को बोला जाता है अर्जित साधन आय। यानी उत्पादन प्रक्रिया में जो उत्पादन के जो भी साधन है, जो अपना योगदान देते हैं, और उस योगदान के बदले जो उनको पारिश्रमिक मिलता है, जो वेतन मिलता है, उसी को बोलते हैं अर्जित साधन आय। भारतीय लोग जो विदेशों में जाते हैं तो वहां पर अपना योगदान देते हैं भाई, अपनी सेवाएं देते हैं, वहां पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो बदले में जो उनको पैसा मिलता है वही है अर्जित साधन आय। तो ये हो गया। सपोज कीजिए जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, ये जो माइनस है, माइनस के जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा, ये भारतीय संदर्भ में हो गया, ये भारत का पार्ट हो गया। तो ठीक इसी प्रकार जो है बहुत सारे विदेशी जो है, लगभग हजारों विदेशी भारत में भी आते हैं, यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। विदेशी डॉक्टर भी आते हैं, विदेशी इंजीनियर भी आते हैं, विदेशी श्रमिक मजदूर भी आते हैं। तो विदेशी जब भारत में आते हैं, यहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं करते हैं, तो
वो भी यहाँ से 4 पैसा कमाकर अपने देश में भेजते हैं, जिससे हम कह सकते हैं गैर निवासी कह सकते हैं। तो ये लिखा है गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित साधन है। गैर निवासी ऐसे विदेशी जो भारत में आकर काम करते हैं और 4 पैसा कमाकर अपने देश को भेजते हैं, ये उनके संदर्भ में हो गया प्रेषित आय। ये जो प्रेषित आय है, ये जो रेमिटेंस इनकम है, ये विदेशियों का है, विदेशी देश का है, शेष विश्व का है। यहाँ पर हमने लिखा है शेष विश्व का। फिर निवेश से लाभ। भारत में लगभग हजारों कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं, चाहे आपकी हीरो हो, चाहे होंडा हो, चाहे आपकी जो है सुजुकी हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे एलजी हो, चाहे फिलिप्स हो, चाहे मोटरोला हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। तो भारत में जो है हजारों कंपनियां भारत में अपना निवेश करती हैं, विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं। हालांकि इस निवेश का भारत को तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, भारत बहुत तेजी से विकास करता है और भारतीय लोगों को रोजगार भी मिलता है, आय की प्राप्ति भी होती है। लेकिन वो यहाँ से जो जब विदेशी कंपनियां जब भारत में निवेश करती हैं, तो यहाँ से अच्छा खासा एक मोटा अमाउंट जो है लाभ के रूप में, जो है लाभांश के रूप में, जो है निवेश से प्राप्त लाभांश के रूप में जो अपने देश को लेकर चली जाती हैं। तो वही लिखा है निवेश से लाभ, यानी शेष विश्व का ये हो गया। तो शेष विश्व का ये वाला पार्ट हो गया। अब शेष विश्व में जो है भारत के अलावा सारे देश आ जाएंगे, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे नेपाली हो, चाहे श्रीलंकाई हो, चाहे जापानी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे इटली हो, चाहे ब्रिटिश, जो भी हो। तो शेष विश्व में भारत के अलावा सारे देश आ जाएंगे और भारत का केवल भारत का। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा, इन दोनों का जो अंतर आएगा, इसी को बोलते हैं NFIA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NFIA। तो भारतीय संदर्भ में जो NFIA होता है, ये प्लस या नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। लेकिन अब तक का जो रिपोर्ट रहा है, ये NFIA हमेशा नेगेटिव रहा है। हमेशा क्या रहा है? नेगेटिव रहा है। नेगेटिव क्यों रहा है? नेगेटिव इसलिए रहा है कि ये जो राइट साइड वाला पार्ट है, जैसे इधर ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, अगर राइट साइड वाला अगर अधिक हो गया तो जाहिर सी बात है दोनों का अंतर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। जैसे सपोज करो ये लेफ्ट साइड ये भारत का है, भारत से जो है देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन है, सपोज कीजिए 10 करोड़ है। कितना है? 10 करोड़ माइनस गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित साधन है, सपोज कीजिए 12 करोड़ है। कितना है? ये 12 करोड़ है। तो घटा दीजिए, 10 करोड़ में से 12 करोड़ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -2 करोड़ आ जाएगा, यानी -2 करोड़ का भारत को क्या हो गया? घाटा हो गया। तो इस संदर्भ में जो है भारत का ये NFIA क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव कब होगा? जब लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या हो जाए? अधिक हो जाए। जैसे सपोज करो ये जो 10 करोड़ है, अगर हम इसको कर दें जो है, इसको कर दे 20 करोड़। क्या कर दे? 20 करोड़, यानी देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन क्या हो जाए? 20 करोड़ हो जाए। और गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित साधन क्या 12 करोड़ ही रहे। तो ऐसी स्थिति में 20 करोड़ और 12 करोड़ का जो अंतर आएगा वो +8 करोड़ आ जाएगा। तो NFIA जो होगा ये माइनस और प्लस दोनों हो सकता है, लेकिन भारतीय संदर्भ में हमेशा निगेटिव रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब NFIA का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, हम इसको देखते हैं। NFIA इसका यूज कैसे करते हैं? जब हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं। डोमेस्टिक को क्या करते हैं? नेशनल में कन्वर्ट करते हैं। यानी सपोज कीजिए कि एक तरफ GDP है और दूसरी तरफ जो है GNP है। क्या है? GNP है। अब GDP का मतलब हो गया सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, और GNP का हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद को जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जब हम कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो कैसे बदलते हैं? इस GDP में हम क्या करते हैं? NFIA को जोड़ देते हैं। NFIA को जोड़ देते हैं। अब NFIA ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। फिर से देखिए, ये जो GDP है, GDP में जब हम जोड़ेंगे NFIA को जोड़ देंगे, NFIA को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा GNP मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा?
जीएनपी यानी ये जो डोमेस्टिक है ये नेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एनएफआईए पॉजिटिव है यानी ये पॉजिटिव है तो ऐसी स्थिति में ये जो जीएनपी होगा वो जीडीपी से अलग हो, जीडीपी से अधिक हो जाएगा, यानी जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी। ये स्थिति भारत के लिए बहुत ही बेहतर होगी, बहुत ही बेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि एनएफआईए यहाँ पे प्लस से अधिक है, यानी भारतीय लोगों ने ज्यादा पैसा कमा लिया। लेकिन होता क्या है, रियल में ये निगेटिव होता है। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा जीडीपी माइनस एनएफआईए, एनएफआईए तो बराबर क्या होगा जीएनपी। रियल में क्या होता है कि ये पॉजिटिव आता है नहीं है, ये हमेशा जो है नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस करेंगे तो हमारा माइनस ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अब एनएफआईए को घटाया जा रहा है, यानी कम किया जा रहा है, जीडीपी में से निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे जो जीएनपी होगा ये लेस देन क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा, यानी जीडीपी से कम हो जाएगा। तो ये स्थिति बहुत बेहतर नहीं रहती, लेकिन रियल में यही होता है। भारत का जो जीडीपी होता है भारत के जीएनपी से अधिक होता है, यानी भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद होता है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होता है। किसके कारण? इस एनएफआईए के कारण। एनएफआईए पॉजिटिव रहेगा तो स्थिति ये होगी जो भारत के लिए बहुत बेहतर होती है, लेकिन ये अधिकांशतः निगेटिव होता है। निगेटिव इसलिए होता है कि विदेशी कंपनियां भारत में जो बहुत ज्यादा निवेश करती हैं, इस निवेश से वो अच्छा खासा मोटा अमाउंट वो बाहर लेकर चली जाती हैं। हालांकि इसका दूसरे अर्थ से देखा जाए तो विदेशी जो निवेश होता है उसका एक एडवांटेज भी है कि इससे जो देश जो है बहुत तेजी से विकास करता है, और विकास कर रहा है इस विदेशी निवेश के कारण, और लोगों को रोजगार भी मिलता है, लोग अच्छा खासा पैसा कमा भी रहे हैं। हाँ, अभी क्यों लाए हैं? सुबह कुछ प्रॉब्लम था तो सुबह फिर लाएंगे। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं शेष वित्त से प्राप्त शुद्ध साधन आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एनएफआईए। वही चीज लिखा गया जो अभी मैंने आपको बताया था। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एक देश के समान निवासियों द्वारा दूसरे देशों को अपनी साधन सेवाएं प्रदान करने के बदले प्राप्त आय, और इस देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में उन्हें दी गई आय के अंतर को शेष वित्त से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं। फिर से देखिए, शेष वित्त से प्राप्त शुद्ध साधन आय देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय, जिसे एक तो प्रेषित आय के रूप में होगी, देश के निवासी बाहर से जो पैसा भारत कमा के भेजेंगे, एक इनकम हो गई। दूसरी जो भारतीय कंपनियां, जो उद्योगपतियां जो विदेशों में जो निवेश करते हैं और वहां से जो लाभ भारत को भेजते हैं उसे भी, दोनों को मिला देंगे तो इसी को बोलते हैं देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय। सेम इसी प्रकार गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित साधन आय, दूसरे देश के नागरिक भी भारत में जो है अपनी सेवाएं देते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाकर अपने देश को भेज देते हैं, और विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश करती हैं और निवेश से जो लाभ होता है उस लाभ को अपने देश को भेज देती हैं। तो ये हो गया गैर निवासी द्वारा देश में अर्जित साधन आय। इसी को जो है दूसरे रूप में फिर से लिखा गया है, घरेलू सीमा के बाहर सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय। घरेलू सीमा के बाहर भारतीय नागरिक जो विदेशों में जाकर जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चार पैसा कमाकर भारत को भेज रहे हैं, इसी को बोला गया है घरेलू सीमा के बाहर सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय। फिर विदेशी नागरिकों द्वारा जो है घरेलू सीमा के अंदर यानी भारत में घरेलू सीमा के अंदर गैर निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय, दोनों का जो अंतर होगा इसी को बोलेंगे एनएफआईए, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये रहा शेष वित्त से प्राप्त शुद्ध साधन आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जब हम जीडीपी में एनएफआईए को जोड़ देते हैं तो जीडीपी जो होता है वो एनडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, जीडीपी जो जीएनपी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब दोनों को देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये है हमारा जीडीपी,
जीडीपी में जब NFIA जोड़ेंगे, NFIA जोड़ेंगे तो ये जो डी है, ये जो डी है ये एन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा GNP हो जाएगा। ये है सकल घरेलू उत्पाद और यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। इसी तरह अगर ये जो NDP है, NDP यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, इस NDP में जब हम NFIA जोड़ देंगे, NFIA जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी जो डोमेस्टिक है ये नेशनल कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा NNP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NNP यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। तो डोमेस्टिक को नेशनल में या नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए जो है हम NFIA का यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।